हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डायनामिक स्टडी। एंड आज हम क्विज नंबर 6.3 शुरू करने जा रहे हैं, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी यानी यूनिट नंबर 6 की। तो चलिए, मैं हूं सूरज और आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों वीडियोस देखना होगा तो आप अच्छे से देख सकते हैं कैसे तैयारी करें नेट जेआरएफ की और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। इस वीडियो सीरीज़ के बारे में जानना हो तो आप ये वीडियोज़ देखिए, ये दोनों वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ओके, हम आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आसियान वॉज फाउंडेड इन, ऑप्शन आपके हैं 1967, 57, 68 एंड 69। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए 1967। अब देखिए 1967 में आपको याद होगा ये 5 साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस ने मिलकर आसियान कंट्री एशियन का फाउंडेशन किया था। उसमें कौन कौन से? इंडोनेशिया, दो लास्ट में जिनकी एशिया है वो थी इंडोनेशिया, और एक कौन एशिया है? मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। इसके अलावा फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस थी। फिलीपींस में एक आप जानते होंगे, आपको येलो स्प्रिंग एक रिवॉल्यूशन हुआ था येलो स्प्रिंग नाम से, तो याद रखिएगा। कंपेटिटिव पॉलिटिक्स में टॉपिक है रिवॉल्यूशंस, कंपेटिटिव पॉलिटिक्स में है या फिर आईआर में, दोनों में से दोनों टॉपिक में ये मतलब ओवरलैप करता है, तो उसमें याद रखिएगा। फिलीपींस में एक येलो स्प्रिंग नाम का रिवॉल्यूशन हुआ था, पीले रंग का फुल फिलीपींस, येलो रिवॉल्यूशन, जो याद करना है आपको। इसके अलावा दो कंट्रीज और कौन कौन सी थी आपकी इन तीनों के अलावा? वो थी सिंगापुर एक और थाईलैंड। कौन कौन? सिंगापुर और थाईलैंड और बैंकॉक वाला, ठीक है। और बाकी 5 कंट्रीज बाद में ऐड हुई हैं। 5 कंट्रीज कौन सी हैं आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। एक्चुअली हुआ क्या था, उस टाइम पर कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था, ठीक है। तो जैसे इंडिया नैम में फाउंडेशन कर रहा था, उस तरह से इन पांचों कंट्रीज ने सोचा कि हम अपनी एरिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, मेन इकोनॉमी ही था, सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ हैं, तो मेन इकोनॉमी ही था कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे इस एरिया में। क्योंकि आपको याद होगा इस एरिया में वियतनामीज़ वॉर भी हुई थी, ठीक ना। अमेरिका ने काफ़ी डिस्टर्ब किया था इस चक्कर में, तो इस वजह से ये कंट्रीज़ मिलकर आपस में आसियान की फाउंडेशन करती हैं। चलिए, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ आसियान लोकेटेड? ऑप्शन से बाली, मनीला, जकार्ता एंड सिंगापुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जकार्ता। जकार्ता कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया की। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है। और बाली लोग घूमने उन्हें जाते हैं, यार ये राजधानी कहाँ की है मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या मलेशिया वगैरह की कुछ अगर होगी तो आई डोंट नो, मतलब ठीक है। बाली, दिस इज द ब्यूटीफुल प्लेस। और सिंगापुर लोग जानते हैं। तो इसका आसियान के हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? जकार्ता, इंडोनेशिया। आपको याद होगा कि इंडोनेशिया उनमें सबसे बड़ी कंट्रीज है। जहाँ तक मुझे याद है कि इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में इंडोनेशिया एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। आसियान इंडिया कमोमरेटिव समिट ऑन द थीम शेयर्ड वैल्यूज कॉमन डेस्टिनी वॉज हेल्ड ऑन। आपका ऑप्शन है 25 जनवरी 2017, 18, 21 मई 2018 एंड 12 जनवरी 2018। ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखना नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इसका थीम क्या था, ठीक ना। अब थीम याद रखेंगे आपको एक ब्रीफ आइडिया रहेगा कि हाँ ये किस टाइम पर हुआ था। तो वैसे मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं डालता हूँ ऐसे, मतलब एग्जैक्ट डेट वाले, लेकिन नेट जेआरएफ एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। इन केस की आपको नहीं याद है तो इट्स ओके, 100 में से 100 सही करना जरूरी भी नहीं होता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको रटने भी नहीं चाहिए कि एक डेट याद करो। क्या इसका आंसर क्या होगा आपका? बी, 25 जनवरी 2018। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट? ए या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया बिकेम ए फुल मेंबर ऑफ द एससीओ ऑन जून 9, 2017। एंड सेकेंड, एससीओ समिट ऑफ 2019 वॉज हेल्ड इन बिश्केक, किर्गिस्तान। ओके, तो पहला ये जो है आपका इंडिया के साथ पाकिस्तान भी उस टाइम बना था, ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को
2017 में फुल मेंबर बनाया गया था, ठीक है, एससीओ का। एंड सेकंड क्या है, शंघाई एससीओ का समिट जो 2019 लेटेस्ट समिट, 2019 का मेरा मतलब है कि लेटेस्ट समिट। अब देखिए सिलेबस में आपके जितने भी ये कंट्रीज होंगी, ठीक ना, ये क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 7 में, ठीक ना, इन कंट्रीज का आपको ये जान लेना है कि इससे रिलेटेड जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है उसका लेटेस्ट समिट कहाँ पर हुआ था, क्या थीम था उसका, ये सब चीज़ें एक आप शॉर्ट नोट्स में 2-3 पन्ने का नोट्स बनेगा, उसमें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि इंडिया के साथ यूएसए की समिट, रशिया की समिट, चाइना से समिट, आसियान, ब्रिक्स, एससीओ, अफ्रीकन यूनियन, ठीक ना, गल्फ कंट्रीज़ की समिट, सार्क, जो भी मतलब सिलेबस में मेंशन है उतने ही, ज़्यादा भी नहीं पढ़ने की जरूरत है यार, जितना सिलेबस में मेंशन है 8-10 ग्रुपिंग्स हैं, इनकी समिट कब हुई, कहाँ पर हुई, लेटेस्ट क्या थीम था उसका, क्या मेजर डिसीजन लिए गए, इतना ही इनफ है, ठीक है। और इसके लिए आप कोई भी आईआर की मैगजीन उठाएंगे, विजन आईएएस, इनसाइट आईएएस, कोई भी मैगजीन, तो उसमें ये अच्छे से कवर किया गया होता है, ठीक है। तो इसका दोनों आंसर सही है। सेकंड, बिश्केक, बिश्केक जो किर्गिस्तान की राजधानी है वहाँ पर ये समिट हुई थी। इसके अलावा आप जानते हैं कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जानते हैं, ये एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, यूरेशियन। यूरेशियन का मतलब वो एरिया जो यूरोप और एशिया दोनों से मिल के बना हो, ठीक है। और एक बात, ये स्टार्टिंग में चाइना और रशिया दो मेजर कंट्रीज़ हैं इस एरिया के, इनके अलावा 4 तान हैं, हाँ, इन तान में अफगानिस्तान पाकिस्तान को हटा दीजिए तो बाकी जो तान बसते हैं आपके कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 6 कंट्रीज थी, ठीक है। बाद में पाकिस्तान और इंडिया को भी ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आर, ओके, रिजॉल्विंग बॉर्डर प्रॉब्लम्स, बी फॉस्टरिंग इकोनॉमिक टाइज, सी प्रमोटिंग ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, एंड डी ऑल ऑफ देम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ देम। देखिए मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट करना एससीओ का एक अपना वो है, एससीओ का भी, ब्रिक्स का भी, ठीक ना, ऐसे। और इकोनॉमिक टाइज, हर जगह इकोनॉमिक्स जुड़ा ही होता है, और इन कंट्रीज़ की भी जो बॉर्डर प्रॉब्लम है इनको भी सॉल्व करने की कोशिश एससीओ करता है, ठीक है। चलिए हम आते हैं 6 क्वेश्चन पे। आज का 6वां क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन इज, एससीओ हैज़ इट्स सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर्स एट मॉस्को रसिया, बीजिंग चाइना, अस्ताना कजाकिस्तान, एंड डी बिश्केक किर्गिस्तान। अस्ताना डिक्लेरेशन सुना होगा आपने, क्या है अस्ताना डिक्लेरेशन, आप इसको सर्च करिएगा, ठीक है, अस्ताना डिक्लेरेशन, इसको आप सर्च करिएगा कि क्या है ये, और थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में, ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही है, कोई बाहर का टॉपिक नहीं है। चलिए एससीओ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वो है आपका बीजिंग चाइना, ठीक है, ओके। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द अफ्रीकन यूनियन एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन तो बहुत इजी से दिए हुए इसमें यार, ये जून 2009, जुलाई 2001, जुलाई 2007 और जुलाई 2002। आपको याद होगा कि जब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 1954 में, तो 3 बॉडीज बनाने की डिमांड हुई थी, IMF, वर्ल्ड बैंक और ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ITO भाई साहब बन नहीं पाए, इनसे बने गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ वगैरह, ठीक है। ये बाद में ख़त्म करके इनको बनाया गया WTO। ये कहानी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सेम यही कहानी हुई थी अफ्रीकन यूनियन के टाइम पर। अफ्रीकन यूनियन से पहले था आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, यूनियन नहीं यूनिटी, ठीक ना। ये आपका 1963 में बना था, ठीक ना, पोस्ट कॉलोनियलिज्म वाले एरिया में, ठीक है, मतलब रीजन में। ये भी आपकी पोस्ट कॉलोनिज्म, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन होंगी यूनिट नंबर 4 में, ठीक है। तो 1963 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी बना था, और लास्ट में 2002 में इसको अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, जुलाई
दो में इसको एबॉलिश कर दिया गया जब, और इसकी जगह क्या बन गया, अफ्रीकन यूनियन। उस टाइम पर साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये कोशिश की थी। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, थाम्बो, नाम तो बड़ा अजीब अजीब होता है यार, मबेकी। अब मबेकी बोलते हैं कि बेकी बोलते हैं, आई डोंट नो, जो भी होता है यही है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के 4 ही प्रेसिडेंट हुए हैं आज तक। नेल्सन मंडेला, उनके बाद सेकंड ये थे थाबो मबेकी, लास्ट में इसके बाद जैकब जुमा, और अभी साइरिल रामाफोसा। 4 ही प्रेसिडेंट हुए हैं, ठीक है। जिस ही वॉज सेकंड, अपने वहाँ के लाल बहादुर शास्त्री थे ये। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 2 जुलाई 2002 में अफ्रीकन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देखिए, इन ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री जानेंगे आप तो आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। और यार ये रेडीमेड नॉलेज रटना बंद करिए। जैसे होता है कि ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर कहीं भी यार फैक्ट बहुत मौजूद होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म ये होता है, ये कंट्री का राजधानी ये है, ठीक ना, ये जारी करता है, ये रिपोर्ट फलाना जारी किया, ढिमकाना जारी किया। कुछ नहीं याद कर पाएंगे। इतना याद करने के टाइम पर दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है कि यार इतना सारा कैसे याद करें, ठीक है। तो कुछ भी याद करने के ऐसे रेडीमेड नॉलेज मत लीजिए, उसको समझिए, उसके हिस्ट्री को समझिए, बताइए कि कैसे हुआ था। वो समझेंगे आपको तो एलिमिनेशन में मदद होगी, आपको मदद मिलेगी। ऐसे याद करेंगे तो भूलने का चांस है। और अपने एलिमिनेशन पावर को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे एग्जाम में, उतना ही बढ़िया क्वेश्चन ज़्यादा सही कर पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द अफ्रीकन यूनियन वॉज लॉन्च्ड ऑन, ऑप्शंस आपके हैं मार्च 2008, मार्च 2011, अक्टूबर 2015, मार्च 2019। सही। देखिए, कॉमन सेंस के आधार पे हम कहेंगे थर्ड पूछा है, लेटेस्ट पूछा होगा। अब लेटेस्ट तो 2019 ही लग रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि इन जो हमारे ये भी सिलेबस में मेंशन है डायरेक्टली। तो इन समिट के बारे में जानिए कि लास्ट कब हुई थी, ठीक ना। लास्ट 2009 में नहीं हुई, 19 में नहीं हुई थी, 2015 में हुई थी। थर्ड समिट 2015 में हुई थी। उससे सेकेंड कब हुई थी, 2011 में। और फर्स्ट 2008 में हुई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी, 26 अक्टूबर 2015। अब देखिए, अगर इसे टफ बनाना होगा तो हम ऐसे करेंगे कि 24, 25, 26, 27 अक्टूबर 2015। आप बताइए एक डेट। लेकिन ये उद्देश्य नहीं है, आपको एक ब्रॉड नॉलेज हो कि कब हुई थी, किस वे में, 8 में, 11 में ऐसे हुई थी। ये डेट याद रखने का मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ, और याद भी नहीं रखनी चाहिए इतनी फालतू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। Which statement is true in reference to Pan African E-Network project? E-Network project. A. Pan African E-Network project was made by the then President of India at the Pan African Parliament in 2004. अच्छा, 2004 में इंडिया के राष्ट्रपति कौन थे? कलाम साहब थे, APJ अब्दुल कलाम। इतना बढ़िया काम वो बेचारे किए थे, अच्छा बात है। चलिए, सेकंड क्या है, इट इज़ एन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन यूनियन। ये इंपॉर्टेंट ICT प्रोजेक्ट था, यस। अब अगर 2 सही है तो बाकी अगला सही ही होगा। इट इज़ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ अफ्रीका। अब बिगेस्ट है कि नहीं ये आपको नहीं पता, क्या पता चाइना ने भी कुछ इन्वेस्ट किया और बड़ा बड़ा सा, आई डोंट नो दिस। बट अगर ये सही है कि 2004 में हुआ था, और ये सही है कि ICT प्रोजेक्ट था, तो बाकी दोनों सही ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ परमानेंट नॉन मेंबर इनवाइटी ऑफ G20 ग्रुप? क्या बोल रहा है ये, परमानेंट नॉन मेंबर, यानी कि वो मेंबर नहीं है उसका, इनवाइटी ऑफ G20। सॉरी ये गलत हो गया है, ठीक है। G20 नहीं है यहाँ पे, G7 जो मैं पूछना चाह रहा था वो G7 था, ठीक है, G20 नहीं। ओके, तो आपके ऑप्शंस कौन कौन से, पाकिस्तान, नेपाल, स्पेन, जापान। देखिए, G7 कंट्रीज कौन कौन सी, बोले ये समझ लीजिए इसे। G7 कंट्रीज में आपके आ जाती हैं हाईली डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, USA, UK। नॉर्थ अमेरिका से आ गए यूरोप में। यूरोप में कौन कौन सी, UK, फ्रांस
और कौन कौन डेवलप्ड है भाई? जर्मनी, हाँ, इटली, ये 4 डेवलप्ड हो गई। इसके बाद हम एक और आते हैं एशिया में। एशिया में कौन डेवलप्ड है? जापान। जापान इस वक्त डेवलप्ड है एशिया में, ठीक है, जापान। ये 6 कंट्रीज मिलके ये एक ग्रुप ऑफ 6 का शुरुआत की थी। बाद में इसमें ऐड हो गया कनाडा, ठीक है। अभी 2014 से पहले इसको G8 ग्रुप बोलते थे, पर रशिया ने जो क्रीमियन पेनिनसुला और इस पर जो कब्जा कर लिया था उसको, तो रशिया को उस टाइम एक्सपेल कर दिया गया था। रशिया भी इसका मेंबर था। G8 बोलते थे इसको, बट बाद में G7 बन गया। रशिया ने 2018 में खुद बोल दिया कि हम अब इसमें नहीं आएंगे। ओके, तो अब देखते हैं G7 में क्या पूछ रहा है? परमानेंट नॉन मेंबर। अब देखिए, पाकिस्तान और नेपाल का इतना औकात तो नहीं होना चाहिए यार कि वो डेवलप, मतलब हाईली डेवलप्ड कंट्रीज के ग्रुप में कुछ ये परमानेंट पोजीशन हासिल करेंगे। नॉन मेंबर ही सही, लेकिन परमानेंट, दिस डोंट यू थिंक दैट दिस इज जस्ट समथिंग एक्सट्रीम फॉर दीज कंट्रीज? नेपाल और पाकिस्तान की इनकी वर्थ नहीं है वर्ल्ड सिस्टम में कि इनको परमानेंट प्लेस दिया जाएगा। जापान, जापान तो पहले से इसमें शामिल है, तो ये नॉन मेंबर क्यों है? तो मेंबर है जापान, ठीक है ना। तो बचा कौन? स्पेन आपका। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पेन, सी, स्पेन। चलिए, आज के लिए थैंक यू। और ये क्विज़ अगर आपको सही लगी हो तो इसे आप बाकी दोस्तों में शेयर करिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए यार, क्योंकि अब हमें इस असमंजस की स्थिति में, या आप कह सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे कि हाँ एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। डेट बार बार फॉर्म भरने की बढ़ती जा रही है। आई गेस कि 31 मई के बाद भी बढ़ेगी ये डेट फॉर्म भरने की। तो एग्ज़ाम जुलाई लास्ट वीक या मुझे मोस्ट वाली उम्मीद है कि अगस्त में जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, बट ये भी हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक चला जाए, जैसी कोरोना की स्थिति होगी बाद में देश में, ठीक है। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए। और लेकिन तैयारी में कमी मत रखिए, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी आपके PhD के एंट्रेंस एग्जाम होंगे। नेट JRF निकालने से कुछ नहीं होता यार। जब तक आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो नेट और JRF निकाल के कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो लगे रहिए तैयारी में। और इसके बाद हम इसको इंडियन फॉरेन पॉलिसी को ख़त्म करके हम फिर शुरू करेंगे आपका IR की क्विज, ठीक है। और इसके बाद फिर हम आएंगे यूनिट नंबर 8, 9, 10 फिर ख़त्म करेंगे। चलिए, धन्यवाद आज के लिए।